आज क्वेश्चंस करेंगे अपन इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1। देखो इलस्ट्रेशंस पढ़ने से पहले होप जो हम लोग ने थियरी बेस किया था, देखो आज जो हम लोग करेंगे जैसे रिक्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। रिक्लासिफिकेशन बताओ, रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? या फिर नॉन करंट को करंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल्स था बताओ? जब लोग रिक्लासिफाई करते तो क्या रूल था? जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या लेना है? लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो बुक्स में वैल्यू है, और कॉस्ट मतलब जितने में उसने वो चीज को परचेज किया था। और करंट इन्वेस्टमेंट को अगर मैं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता हूं तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो चलो अब ये इलस्ट्रेशन 1 देखना। इलस्ट्रेशन 1 क्या कहना चाह रहा है तुम्हें? देखो, एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इज कैरिड इन द बुक्स एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख। कैरिड इन द बुक्स मतलब बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख है। द पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन May 2011 showed that the company was incurring cash losses with declining market share and the long term investment may not fetch more than 20,000। मतलब जो 2 लाख का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसकी मार्केट रेट क्या है? ओनली 20,000। क्यों कम हुआ? बिकॉज ये कंपनी काफी टाइम से क्या हो रहा था, इसे कैश लॉस हो रहा था, और जिससे इसका मार्केट में जो वैल्यू थी, मार्केट का जो शेयर था, वो डिक्लाइन हो गया। तो अपने को लिखाना है हाउ विल यू डील विद दिस इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। बताओ, अपने बुक्स में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। और आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो तुम लोग को क्या देखना है बताओ? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने एक चीज सीखा थी, अगर ये तुम्हारा परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? पीएनएल में दिखा देंगे। तो अब ये मुझे बताओ, ये परमानेंट है या टेम्पररी है? परमानेंट है, ठीक है। तो मेरे बुक्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना शो हो रहा होगा बताओ? 2 लाख। पर अब मुझे क्या करना है? ये 2 लाख को हटाकर मुझे अपने बुक्स में कितनी वैल्यू दिखानी है? 20,000। और जो 1,80,000 है वो पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, मतलब पीएनएल में डेबिट कर देंगे। आया समझ में? बस इसमें यही लिखना है। देखो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये टेम्पररी नेचर का नहीं है, ये परमानेंट नेचर का है। तो परमानेंट नेचर में हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अपने एएस के अकॉर्डिंग, हम लोग एएस सेटिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हाँ, एएस तभी तो पता चलेगा। एएस तो कोड करोगे तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। और वही कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 20,000, और बाकी का जो 180 है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगा। सेकंड पढ़ो। एक्स लिमिटेड on 1/1/2011 had made an investment of 600 lakhs in equity shares of Y Limited, of which 50% is made in the long term category and the rest as temporary investment। मतलब मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 600 लैक्स का। इसमें से इसमें से जो 300 लैक्स है, 50%, वो कौन सी कैटेगरी का है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और बाकी का जो 300 लैक्स है वो कौन सा है? करंट इन्वेस्टमेंट है। ये समझ में आया पहले? ठीक है, आगे। The realizable value of all such investment on 31/3/2011 became 200 lakhs। मतलब ये 600 लाख का अभी कितना हो गया बताओ? 200। ये हो गया 200 लाख। क्यों? As Y Limited lost a case of copyright। एक कॉपीराइट का केस वो लोग हार गए, जिसकी वजह से from the given market condition it is apparent that the reduction in the value is not temporary in nature। कॉपीराइट का केस हारने के बाद इनका जो ये डाउन हुआ है वो टेम्पररी नेचर का नहीं है, मतलब वो कौन से नेचर का है? परमानेंट नेचर का है, ठीक है। तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011? सेम है ना। हाँ, अब देखो अगर इसका 200 लाख बच गया है तो मतलब बताओ इसका 100 लाख हो गया, 100 लाख, तो इसका भी कितना हो गया? 100 लाख।
बताओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, वही सेम 200 बुक्स में कितना दिखाएंगे 100, और बाकी का 200 कहां चला जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कितना है इसका 300 लैक्स, मार्केट वैल्यू कितना है 100, तो 100 लैक्स, तो बाकी का 200 कहां जाएगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस में। आया समझ में। लेकिन दोनों को लिखने का मतलब थोड़ा सा तरीका, क्या लिखोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्या लिखोगे बताओ, as the reduction is of permanent nature, the value of long term investment will be recorded as 100 lakhs, and the amount of 200 lakh will be recognized in the profit and loss account। 200 लाख का 100 चला जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 200 लाख तुम्हारा कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखोगे बताओ, एस, हाँ, cost or fair value whichever is lower, so as the cost is 300 lakh and the fair value is 100 lakh, it is recorded as 100 lakhs, and the balance 200 lakh will be charged to profit and loss। ऐसा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड के बाद अपन करते हैं थर्ड। थर्ड देखो, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रीक्लासिफाई, अभी अपना रीक्लासिफाई वाला क्वेश्चन आ गया, reclassify its investment in accordance with AS 13 revised, decide and state on the amount of transfer based on the following information। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, फर्स्ट पढ़ो, ए पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये मेरा क्या है करंट इन्वेस्टमेंट है, परचेज फॉर 20 lakhs, ठीक है, टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, तो किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, as the company has decided to retain them, the market value as on the date of balance sheet was 25 lakhs, 20 lakhs पे आएगा, बिकॉज रूल क्या है अपना, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, तो हम लोग कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 15 lakhs टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वही वापस सेम है, मैं करंट इन्वेस्टमेंट को किस में रिक्लासिफाई कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में। The market value of this investment as on the date of balance sheet was 6.5 lakh। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है इसकी, रूल क्या है बताओ, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कौन से प्राइस पे होगा 6.5 लाख, और क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, और वो तो हम लोग करंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें ना, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर, अभी मेरे बुक्स में कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड है 15 लाख पे, मैं इसकी वैल्यू, हाँ ये ध्यान रखना है, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 6.5 लाख, जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे ख्याल से 8.5, ये तुम्हारा कहां जाएगा फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये लिखना उसमें क्यों नहीं आया बताओ, बिकॉज मैंने बुक्स में ही 20 लाख में रिकॉर्ड कर रखा, वैल्यू कितनी हो गई थी उसके प्राइस पे रिकॉर्ड किया 20, और बुक्स में भी कितना है 20 ही है, इसलिए मेरा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैंने बुक्स में कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड कर रखा है 15 पे, लेकिन अब कौन से प्राइस पे करना है 6.5, तो डिफरेंस तुम्हारा जाएगा ना कहीं तो इसलिए 8.5 लाख कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। थर्ड पढ़ो, certain long term investment no longer considered for holding purpose to be reclassified as current investment। बताओ, cost or carrying amount whichever is less, the original cost was 18 lakh had been written down to 12 lakh to recognize other than temporary decline as per accounting standard 13। मतलब हाँ, अब हम लोग बुक्स में कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे 12, और जो 6 लाख है वो पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बुक्स में कौन से प्राइस पे दिखा रखा है ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब कैरिंग अमाउंट कितना है 18 लाख है, लेकिन अभी इसका 12 लाख पे अपने को रिकॉर्ड करना है, तो 6 लाख तुम्हारा लॉस आ गया। बस आंसर समझ में आया। तो फर्स्ट केस में कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होगा 20 लाख पे, सेकंड में कौन से प्राइस पे 6.5, और थर्ड में 12। फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस में कोई अमाउंट नहीं जाएगा, लेकिन सेकंड केस में प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, और थर्ड केस में 6 लाख तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अपना वो कंडीशन देखो ना क्या था, पढ़ो,
लॉन्ग टर्म को अगर मैं करंट में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या था, करेक्ट है। तो अब इसका कैरिंग अमाउंट कितना है, 12 लाख है, और कॉस्ट कितने में खरीदा था 18, तो दोनों में से माइनस कम कौन सा है, 12 पे दिखाऊंगा मैं भी, लेकिन बुक्स में मैंने कितने पे दिखा रखा है, 18 पे दिखा रखा है ना। नहीं बुक्स पे वो तो रिटर्न डाउन किया, रिटर्न डाउन टू 12 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी, मैं 18 को 12 पे कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। मेरे बुक्स पे कौन से प्राइस पे शो कर रखा है, 18 लाख। सी देखो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन से प्राइस पे दिखाऊंगा, कॉस्ट पे दिखाऊंगा। अभी 12 लाख क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा परमानेंट रिडक्शन हो गया, इसके लिए मैं इसको किस पे दिखा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में कहाँ डिप्रेशन आता है, फिक्स एसेट्स पे आता है ना, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी डिप्रेशन आता है, वो तो फिक्स एसेट्स पे आता है। चलो ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं फॉर 4 मार्क्स में, देखो बहुत इजी है। Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in shares of other company, मतलब हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है ऑन 1 अक्टूबर एट ए कॉस्ट ऑफ 2,50,000। इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने किसी और कंपनी के क्या ले रखे हैं, शेयर्स, जिसका प्राइस क्या है 250। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड ऑफ 4 लाख एंड सिल्वर ऑफ 2 लाख ऑन 31 मार्च 2011। हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीद रखे 4 लाख और 2 लाख। Market value as on 31st March 2004 of the above investment are as follows। बताओ, शेयर्स का मार्केट वैल्यू आ गया 225, गोल्ड का आ गया 6 लाख और 3,50,000 आ गया सिल्वर का। अब नीचे पूछा हाउ अबाउ इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेसर्स इनोवेटिव गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014 एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बताओ, थोड़ा सोच के बताओ कैसे करोगे, क्या सारे लॉन्ग टर्म है, बताओ। कॉस्ट पे तो याद रखना हमेशा, जो गोल्ड और सिल्वर है ये हम लोग इसको क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं इसको हम लोग, तो ये हमेशा किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट पे। तो बताओ गोल्ड और सिल्वर का कॉस्ट कितना है, इसका 4 और इसका 2 लाख, मतलब ये गोल्ड और सिल्वर का मुझे मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो शेयर्स है इसको मैं क्या मानता हूं, करंट इन्वेस्टमेंट मानता हूं। और करंट इन्वेस्टमेंट का रूल क्या होता है बताओ, कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो इसका कॉस्ट कितना है 250 और इसका मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू कितना है 225, तो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होगा 225 पे। आया समझ में, वो पीएल में चला जाएगा। आया समझ में, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन, थोड़ा सा प्रेजेंट कर लेते हैं। और वैल्यूएशन के डिफरेंट है, बिल्कुल वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन हो गया, ये वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आ गया है ना। तो देखो अपने पास शेयर्स है, अपने पास गोल्ड है और अपने पास सिल्वर है। शेयर्स को कौन सा एसेट मानेंगे बताओ अपन, करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे इसको, शेयर्स को अपन मानेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। और गोल्ड और सिल्वर को अपन क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को हम मानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो फिर दिया रहेगा अपने को, है ना, अगर नहीं दिया तो अदरवाइज अपन शेयर्स में मान लो लेस देन 1 ईयर के लिए करते हैं, क्योंकि लेस देन 1 ईयर में अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, मोर देन 1 ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो हम लोग ज्यादातर शॉर्ट टर्म में ही चले जाएंगे। अब बताओ करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैसे होगा, करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, सॉरी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा किस पे वैल्यू होंगे,
कॉस्ट पे वैल्यू होंगे। तो उस हिसाब से मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,25,000। और गोल्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 लाख। और सिल्वर की वैल्यू 2 लाख। सिल्वर की वैल्यू 2 लाख। और इस केस में एक और लिख लो कि जो 25,000 होगा विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कर लिया कॉपी, है ना। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 15, ये तुम लोग करोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 अभी दिखा देता हूं मैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया। करो फटाफट, अभी 2 मिनट लगेगा। Gotham Limited invested in shares of other company with the intention to hold the shares for short term period. On November 30th November 2021 at a cost of 425. It also earlier purchased gold and silver. सेम। तो शेयर्स की वैल्यू अपन क्या लेंगे, 350 ले लेंगे, और गोल्ड और सिल्वर की 8 लाख और 3,50,000 ले लेंगे। 75,000 पीएनएल में चला जाएगा, समझे। So you are required to explain how will the above investment to be shown individually and in total in the books of accounts of Gotham. ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने शेयर्स परचेस कब किए, 30 नवंबर। मेरा ईयर एंड कब हो जाएगा, 31 मार्च। तो मेरे लिए वो शॉर्ट टर्म ही है ना, देखा जाए तो। और जो अभी अभी वाले में भी वही सेम, मैंने परचेस अभी 1 अक्टूबर को किए थे और मेरा ईयर एंड कब है, 31 मार्च। तो शॉर्ट टर्म ही होंगे। तो याद रखना, ड्यूरिंग द ईयर जो तुमने शेयर्स खरीदे वो शॉर्ट टर्म ही होंगे। क्लासिफाई किस में होंगे, शॉर्ट टर्म में। अगर स्पेसिफाई करेंगे तो भी शॉर्ट टर्म ही होंगे ना। लॉन्ग टर्म में कब जाएंगे वो, मोर देन 1 ईयर होगा तो, है ना। डन, ये है ना, लिख लिया ये ना। चलो एक 14 ये भी तुम लोग सेल्फ करो, अभी करो फटाफट से। ये रिक्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। पहले लॉन्ग टर्म को तुम क्या क्लासिफाई कर रहे हो, करंट। तो रूल क्या है, लॉन्ग टर्म को इसमें, लॉन्ग टर्म को करंट में कन्वर्ट कर रहे हो। चेक करो, ये याद करना पड़ेगा तुम लोग को। लॉन्ग टर्म को करंट में कर रहे हैं तो क्या है, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। पढ़ो अभी इसको। सिक्स पॉइंट फाइव पे होगा, है ना। मार्केट वैल्यू इसकी कितनी ज्यादा है, तो 6.5 पे ये हो जाएगा। फर्स्ट वो पीएनएल में चला जाएगा। सेकंड 7 लाख, वो तो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू, वो तो जरूरत ही नहीं उसका। हाँ। और थर्ड में सेकंड 7 लाख हो जाएगा, पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा। थर्ड में 10 लाख पे करेंगे, मार्केट वैल्यू कितना दिया, 12 लाख, इसमें भी पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है। करेक्ट, बस खत्म हो गया आंसर। ये सब इजी है जी। अब करें थोड़ा टफ, चलो आ जाओ, अब मजा आएगा। देखो अब अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, जिसमें अपने कल याद है एक लास्ट में जाते जाते इन्वेस्टमेंट का अकाउंट सीखा था अपन ने, आज उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, मिस्टर पुरोहित फर्निशेज the following details relating to his holding in 8% debentures 100 each of P Limited held as current assets। ये assets को मैंने क्या लिया है, held as current assets। देखो 1/4 को सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस। ये नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, ये बताओ। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, और कॉस्ट मतलब जितने में हम लोग ने खरीदा है। ठीक है, एक बार कॉलम चेक करो, तुम लोगों ने क्या क्या कॉलम्स बनाए थे, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। तो तुम्हारा फेस वैल्यू में कितना अमाउंट लिखोगे ओपनिंग बैलेंस में, 120, और कॉस्ट में कितना लिखोगे, 1,18,000। एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो, फिर 17 को तुमने क्या किया है, 100 डिबेंचर्स तुमने परचेज किया है, एक्स इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, पर इंटरेस्ट का वर्किंग तुम्हें अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, एट 98 का मतलब क्या है, 98 में खरीदा है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी दे दिया तुम्हें, तो खरीदा कितने में बताओ, 100 इंटू 98, तो क्या आ जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है। फिर 1/10 को तुमने क्या किया है, सोल्ड, कितने डिबेंचर बेचे, 200, कितने में बेचे, 100, और ये भी एक्स इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट होगा तो तुम्हें पता है वर्किंग कैसे करते हैं, पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, 1/1 को तुमने क्या किया, वापस से परचेज 50 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 98, ये भी एक्स इंटरेस्ट है। फिर 1/2 को वापस तुमने सेल कर दिया है, एक्स इंटरेस्ट, ये 99, सारे एक्स इंटरेस्ट पे ही है। ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। Mr. Purohit closes his books on 31st March. Brokerage at the rate of 1% to be paid for each transaction at X interest price। मतलब ऊपर जो भी तुमने परचेज सेल किया है सब पे तुम्हें ब्रोकरेज निकालना है। अब रूल क्या है, एक्स इंटरेस्ट वो तो क्वेश्चन में दे भी दिया है, अच्छे भले लोग ये लोग। परचेज पे ब्रोकरेज को हम लोग क्या करते हैं, प्लस, और सेल पे हम लोग ब्रोकरेज को क्या करते हैं, माइनस। बस ये चीज याद रखनी है। और कितना लेना है तुम्हें, ये 1%। show investment account as it would appear in the books, assume FIFO method, foundation, FIFO method, first in first out। मतलब जब हम बेचेंगे तो कौन सा वाला स्टॉक पहले बेचेंगे, जो ओपनिंग में खरीदा था वो हम लोग पहले बेचते जाएंगे, करेक्ट है। मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर एज ऑन 31 मार्च इज 99। क्यों दिया मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स को कैसे वैल्यू करते बताओ, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। बस, चलो अकाउंट बनाओ। हाँ ये करते ना अपन, अकाउंट तो तुम बनाओगे, वो भी बनाओ। चलो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12। इन द बुक्स ऑफ पुरोहित, द बुक्स ऑफ पुरोहित 8% डिबेंचर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ पुरोहित 8% डिबेंचर अकाउंट। अब जो कॉलम्स अपन ने कल सीखा था वो फटाफट से बना दो इसमें, सारे कॉलम्स।
अकाउंट रेडी, कॉलम्स देख लेना, तो इसमें कम लग रहे कॉलम, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, कॉलम कम लग रहा है, एक कम है, बीच में खींच दे एक ऑनलाइन। करें स्टार्ट। देखो सबसे फर्स्ट पहले क्या दिया था, इसको पूरा मिटा देता हूं। एक चार को देखो सीक्वेंस वाइज पहले अपन एक बार लर्न कर ले कि क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज कैसे करना है। सब लोग ध्यान देना, क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चार को क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। एक चार के बाद कौन सी डेट आएगी, 1 जुलाई। फिर याद करना, ये मिस मत करना, बीच में क्या आएगा, सितंबर आएगा ना, तो बीच में सितंबर में अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। फिर वापस से 110 सेल वाली एंट्री, फिर 1 जनवरी को परचेज वाली एंट्री, फिर 1 फेब को वापस से सेल वाली एंट्री, और फिर लास्ट में वापस 31 मार्च को इंटरेस्ट वाली एंट्री। तो चलो पहले डेट लिखो 1/4/2011 डेबिट साइड में, 1/4/2011 क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक 20 और एक 18। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट देखो, ये जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है, इसमें इंटरेस्ट कब आएगा, कब लेना है, कब नहीं लेना है, वो समझना है अच्छे से। ये डेट कौन सी है, 1 अप्रैल। तुम्हें लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट तो अभी कल ही मिला है, तो आज कुछ इंटरेस्ट एक्रू है क्या तुम्हारा, नहीं, तो इस इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा डैश। मान लो अपना इंटरेस्ट का डेट होता जून और दिसंबर, तो फिर 3 मंथ का एक्रूड आता। अगर मेरा अप्रैल ओपनिंग है और वहां अगर दिसंबर में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दिसंबर के बाद जैन फेब मार्च 3 मंथ का हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट। लेकिन अभी फिलहाल मेरा ओपनिंग और इंटरेस्ट का डेट क्या है, सेम है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट 1/7 को मैंने क्या किया है, परचेज, तो लिखो 1/7/2011 टू बैंक अकाउंट, परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। बताओ फेस वैल्यू में कितना लिखूं मैं, पढ़ पढ़ के बताओ तुम लोग। 100 डिबेंचर्स खरीदे हम लोग ने, फेस वैल्यू में कितना आएगा, 10,000। एक डिबेंचर हमेशा क्या मानना है, ऊपर दिया भी देखो 100 ईच, तो फेस वैल्यू में लिखो 10,000। कॉस्ट में 9,800 आएगा, नहीं भूल गए, कॉस्ट में क्या आएगा, ब्रोकरेज। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1/7/2011। कितने डिबेंचर्स खरीदे हमने, 100 इंटू रेट क्या थी 98, तो ये वैल्यू आ गया 9,800। अब ये क्या है, परचेज है, तो ब्रोकरेज हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ब्रोकरेज कितना है, 1%, इसका 1% आएगा 98, तो वैल्यू कितनी आ गई, 9898। समझ में आया। चलो अब यहीं पे इसका इंटरेस्ट भी निकाल लो। देखो इंटरेस्ट ऑन अबाउ, इंटरेस्ट किस पे लेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 है ना, वो ध्यान रखना है अपने को। 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। बताओ कितने मंथ का इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है बताओ, मार्च में मिला है, तो उसके बाद कितने महीने आ रहे हैं, अप्रैल मई और जून, जुलाई तो लेंगे नहीं, 3 मंथ का इंटरेस्ट। तो निकालो 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, 200। तो अब ये लिख लो, देखो इंटरेस्ट के कॉलम में लिखोगे तुम 200, और कॉस्ट के कॉलम में लिखोगे तुम 9898, है ना। ये वर्किंग नोट भी कॉपी कर लो। आया समझ में। अगर तुमने वहां पे ऊपर 9800 लिख लिया होता तो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग बताओ, क्योंकि तुमने ब्रोकरेज को इग्नोर कर दिया। डन सब लोग का, आगे बढ़े। अब 1/7 के बाद कौन सी डेट है,
सितंबर में इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। तो इंटरेस्ट कहाँ लिखना है अपने को? क्रेडिट साइड में। तो लिखो 30 सितंबर 2011, क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अब बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन 30th सितंबर 2011। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बताओ इंटरेस्ट हमें कौन से वैल्यू पे मिलेगा? एक 20 भी तो है ना अपने पास। आज के डेट में मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है? 1,20,000 वाला ओपनिंग, और प्लस जो मैंने 10,000 खरीदा है, तो 1,30,000। तो मेरे पास आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,30,000 का। इस पे कितना परसेंट? 8%। और कितने महीने का? ये तो 6 महीने का मिलेगा। इस पे स्ट्रेट अवे 6 महीने का। इसमें नहीं सोचना आपने को 1 महीना 2 महीना, कुछ नहीं। करो वर्किंग, ये कितना आ रहा है? 5200। तो ये ऊपर जाके लिख लो यहाँ पे इंटरेस्ट वाले कॉलम में 5200, इंटरेस्ट वाले कॉलम में 5200। क्लियर ये पॉइंट? कुछ डाउट है तो पूछते रहना। नेक्स्ट, अब कौन सी डेट आएगी बताओ? 1 अक्टूबर को मैंने क्या किया है? सेल। तो यहाँ पे लिखो 1 अक्टूबर, क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने बेचे बताओ? मैंने 200 डिबेंचर्स बेचे। तो फेस वैल्यू में कितना लिखूं मैं? 20,000। 200 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का है? 100। तो मेरा फेस वैल्यू में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे डिबेंचर्स में कितना आ जाएंगे फेस वैल्यू में? 200 इंटू 100, तो 20,000। अब मैंने बेचा कौन से प्राइस पे? तो क्या करोगे? 200 इंटू 100 लिख दो सेलिंग प्राइस में। ब्रोकरेज, सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। और वैसे भी ये सारे एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए कम इंटरेस्ट होता तो पहले मुझे इंटरेस्ट माइनस करना होता, वो सब। तो लिखो नीचे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, सेलिंग प्राइस ऑन 1 अक्टूबर 2011। हम लोग ने 200 डिबेंचर्स 100 ईच बेचा है, तो 20,000। ब्रोकरेज सेलिंग के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? माइनस। तो ब्रोकरेज 1% कितना आएगा इसका? 200। हाँ, तो ब्रोकरेज आ गया 200। तो ये लिख लो 19,800। ठीक है, और यहीं पे इंटरेस्ट का वर्किंग कर लो। इंटरेस्ट ऑन अबाउ, बताओ इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करूं मैं अभी? फेस वैल्यू कितना है? 20,000। 20,000 इंटू 8% इंटू, बताओ नंबर ऑफ मंथ। इंटरेस्ट कब मिला? 30 सितंबर। आज का डेट है, कुछ भी नहीं आएगा ना। 1 मंथ कब होगा? जब पूरा एक महीना खत्म होगा तो इस पे 0 मंथ का इंटरेस्ट, तो कितना आएगा आंसर? 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में डैश, और ये कितना आया तुम्हारा? 19,800। तो यहाँ पे लिख देना आगे 19,800। हाँ, ये लिखते जाओ। कॉस्ट में 19,800 आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा लो वर्किंग नोट नंबर 4। मैंने क्या बताया था? हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस। क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस। तो नीचे हेडिंग लिखो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1/10/2011। ठीक है, अब देखो समझना अच्छे से कैसे निकाल रहा हूं मैं प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले सेलिंग प्राइस बताओ, मैंने बेचा कितने में? 19,800 में। अब इसका मैं क्या निकालूंगा? कॉस्ट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्ट कैसे निकालना है, लिख ले यहां तक। अब समझना अच्छे से, मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना है बताओ? फीफो मेथड मुझे फॉलो करना है। ठीक है, क्या कहता है फीफो मेथड?
जो पहले खरीदा वो पहले बेचा, मतलब ये बताओ मुझे, ये मैं किस में से बेचूंगा? ये मैं उसमें से ही बेचूंगा मैं। ठीक है, तब कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे उसकी बताओ। देखो मैं नीचे लिखता हूं, जैसे फेस वैल्यू है 20, 1,20,000, तो उसका कॉस्ट कितना है? 1,18। आज मेरे इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 20,000। तो उसका कॉस्ट कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग कैसे करूं बताओ इसको मैं? 1,18,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 20,000, कितना आ रहा है बताना? 7 ले लेंगे, है ना, राउंड फिगर करके। तो बताओ प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है, कितना आ रहा है प्रॉफिट? 133 का 133 बचेगा, तो ये मेरा प्रॉफिट। ये क्लियर? प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इस अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना डेट 1/10/2011 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लास्ट कॉस्ट वाले कॉलम में लिख देना 133। वर्किंग किसको लिखना है तो लिख लो। उसमें से बेचा ना अपन ने। करें नेक्स्ट। लिफो होता ही नहीं, लिफो अपने मतलब ये मानता ही नहीं है, आईसीआईसीआई बोर्ड उसको मानता ही नहीं है, इज्जत नहीं देता उसको। हाँ, तो फिर हम लोग पहले अपन ये 10 में से निकालते हैं, फिर बचा हुआ उसमें से लेते हैं अपन। चलो अब, हाँ चलो 110 वाला ट्रांजेक्शन हो गया। अब 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग वापस से? परचेज, तो लिखो डेबिट साइड में 1 टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 5,000 और 98 पे खरीदा है, 12 आ जाएगा। हाँ 1112 टू बैंक अकाउंट 5,000, लिख दो डायरेक्ट ब्रोकरेज। तो वर्किंग नोट नंबर 5, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1/1/2012। तो 50 मैंने खरीदा है, किस पे, क्या प्राइस पे? 98। तो 50 इंटू 98 कितना आ रहा है? 4,900। ठीक है, क्या प्लस करेंगे इसमें? ब्रोकरेज, क्योंकि हम लोग ने परचेज किया इसलिए ब्रोकरेज इसमें प्लस करेंगे। कितना आ रहा है? 1%, मतलब 49। तो ये वैल्यू क्या आ गया? 4949, करेक्ट है। अब इसी पे इंटरेस्ट भी यहीं पे निकाल लो, ताकि कोई अलग वापस, देखो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा बताओ? फेस वैल्यू मतलब 5,000 इंटू 8%, बताओ कितने मंथ का आएगा? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? सितंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ का 100 रुपए बस। तो 100 रुपए इसमें लिखो, 4949 इसमें लिखो, 100 इधर, 4949 इसमें। करेक्ट। हाँ वर्किंग नोट देख लो, लिख लो वर्किंग नोट। भूल गए? वो कल वर्किंग में सिखाया था अपन ने बीच में भाई। मैंने इसलिए तो कल वो वर्किंग सिखाया था, एक तुम्हें याद है? वो एक पूरा डायग्राम बनाया था मैंने। तो वो लेगा ना, सामने वाला पर्सन लेगा, तो मुझे उतना इंटरेस्ट को देना पड़ेगा, और जब मैं बेचूंगा तो मैं सामने वाले से लूंगा, भाई तू मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट दे, ऐसे। आया समझ में? ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है बताओ? फेब, हम लोग फिर से बेच रहे हैं, तो लिखो, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखो 1 फेब 2012 बाई बैंक अकाउंट। कितने बेचे हम लोग ने? 200, तो 200 इंटू 100, तो यहाँ पे 20,000 तो मैं लिख लू डायरेक्ट।
फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में तो आएगा ना बेटा, 200 इंटू 100 फेस वैल्यू में तो आ जाएगा, कॉस्ट में हम लोग माइनस करेंगे। तो उसके लिए कहां जाएंगे हम लोग, किसकी हेल्प लेंगे, वर्किंग नोट। तो यहाँ पे निकाल लो सेलिंग प्राइस ऑन 1 Feb 2012, 200 डिबेंचर्स थे, इंटू कितने में, 90 नहीं, 98 नहीं है इस बार, 99, कितना आ रहा है, 19,800। क्या करेंगे इसमें, ब्रोकरेज माइनस करेंगे, है ना। तो ब्रोकरेज 1%, 1% कितना आएगा, 198 आएगा ना, हाँ। कितना बच रहा है, 19602। और इस पे यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट, किस पे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट 20,000 पे इंटू 8%। बताओ, अब ये फेब है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब ये बेच रहा हूं मैं, तो सामने वाले से मैं 4 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, इसीलिए इंटरेस्ट को मैं कहां लिखता हूं, क्रेडिट साइड में, ये मेरे लिए इनकम है। समझ में आया, तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 5333, तो 533 ले लेंगे, 533 ले लेंगे, चलो लिखो ऊपर 533, तो लिखना इंटरेस्ट वाले कॉलम में, और 19602, 533 यहां पे, और 19602, यहां तक क्लियर। अब बेचा है तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 Feb 2012। बताओ, मेरी सेलिंग प्राइस अभी निकाली थी ऊपर, कितना, 19,602, माइनस कॉस्ट प्राइस, ये भी मेरा फिफो मेथड है, तो वही ऊपर का ही सेम ही आएगा, मतलब 1,18,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 20,000, मैंने बेचा भी वही है, तो मेरा आंसर भी वही आएगा जो पहले था, 19667, 19667। कितना बच रहा है, 65 का, इस बार क्या आ गया, लॉस आ गया 65 का, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो इस बार 65 का लॉस आ गया। तो लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो डेट डालना वही सेम, 1 Feb, क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस बार 65 रुपीज का तुम्हारा आ गया लॉस। ठीक है, वर्किंग देख लो, वर्किंग लिख लो। डन। नो, चलो थोड़ा फास्ट। डन। चलो अब कुछ बचा है क्या, देखो सेल वगैरह, तो क्या करेंगे, 1 Feb के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट। तो कहाँ लिखेंगे अपन, क्रेडिट साइड में, 31 March 12 बाई बैंक अकाउंट। अब थोड़ा सोच के बताओ मुझे, इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे मिलेगा, फेस वैल्यू क्या होगी, वो माइनस कर देंगे, बाकी 10 और 5 भी तो खरीदा है अपन ने, वो प्लस हो जाएगा, 135 में से 40 माइनस हो जाएगा, तो 95,000 पे अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन 31 March है इस बार ना, 31 March 2012, बताओ किस पे क्या कैलकुलेट, 95 ना, 95,000 का 8%, और बिना सोचे समझे 6 महीने का, कितना आ रहा है, 3,800। ये 3,800 को कहां लिख देंगे, ऊपर इंटरेस्ट वाले कॉलम में 3,800।
ठीक है, अब हो गया सब कुछ। अब मुझे क्या करना है बताओ, क्लोज बैलेंस करना है। तो 31 March 12 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। देखो सबसे पहले डेबिट साइड का फेस वैल्यू वाला कॉलम टोटल करो 1,35,000, ये भी 1,35,000, 40 गया तो बैलेंस कितना बच गया 95,000। ठीक है, अब जरा कॉस्ट का प्लस माइनस करके मेरे को फिगर बताना। कॉस्ट का टोटल नहीं, माइनस करके, माइनस करके, माइनस करके। 93,513, रुक जाओ अभी लिखना मत, 514 आ रहा है, तेरे ही आएगा ना, 2 और 5 7, नहीं इस साइड भी तो देखना पड़ेगा, 9 3 11 20, तेरा आएगा, 93,513 आ रहा है। ठीक है, तो वो 93,513 क्या है तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस। 93,513 क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा वर्किंग नोट और लग जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 9, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मत लिखो, इन्वेस्टमेंट लिख दो, थोड़ा सा इज्जत देंगे। चलो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया, 93,513। अब मैं क्या निकालूंगा इसका, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बताओ मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बचे थे, 95,000, मतलब 950 में लिख सकता हूँ, मैंने 950 डिबेंचर्स है इनटू, नहीं, मार्केट प्राइस कितना दिया था, मार्केट प्राइस दिया था इसका 99, तो इसको 99 से मल्टीप्लाई करो। किसको लोगे बताओ, देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट लोअर ऑफ अबाउ, कौन सा लोगे, 93,513। अगर इसका मार्केट प्राइस कम आता तो आप लोग मार्केट प्राइस लिखते थे। ठीक है, तो 93,513 लिख लो ये, फिर वापस डिफरेंस पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ये कॉस्ट प्राइस कैसा आया, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक, ये फिगर ऊपर जाके लिख लो 93,513, 93,513। अच्छा आप बताओ ये 31 मार्च में इंटरेस्ट वाले में कुछ आएगा, हाँ ये जो बाई बैलेंस कैरी डाउन है ना 35,000 95,000, इसमें इंटरेस्ट वाले कॉलम में कुछ आएगा, हाँ भाई ऐसे नहीं, जैसे हर एक देखो परचेस कर रहा हो, सेल कर रहा हो, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट आया, तो क्या इसमें आएगा, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, अभी मिला था ना 31 मार्च को, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट का फिगर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया, तो जरा मुझे टोटल बताना ना, किसने टोटल किया था कॉस्ट का, 132980, वो दोनों साइड लिख देना है ना, 132980। अब हम लोग क्लोज करेंगे कौन सा कॉलम, इंटरेस्ट वाला कॉलम। देखो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, प्लस करना, नहीं नहीं क्रेडिट साइड का 433 का है ना, ऊपर एक और है ना 5200, 9533, इधर भी लिखना 9533, और 300 माइनस करो तो 9233, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
ये डेट लिख देना 31 मार्च 12, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9233, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। समझ में आया? अच्छा था क्वेश्चन। होमवर्क चाहिए ऐसा एक और? सेम सेम होगा, है ना, सेम ऐसे ही है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 11 लिख लो। तुम्हें होमवर्क करना है तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 11, ट्राई करना ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 11, इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बाकी कल मिलेंगे अपन।